नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 24 अप्रैल 2017 सोमवार और ये वीडियो है कि ईवीएम में किस तरह से बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है या नहीं। जैसे ये कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में मैं 2 + 2 करूँगा तो 4 आएगा, लेकिन क्या ऐसा कैलकुलेटर बना सकते हैं कि जिसमें 2 और 2 5 आए? तो वो तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट बताएगा कि हाँ इसके अंदर सर्किट बदल के कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है ही नहीं कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है या नहीं। मैनिपुलेट होने के लिए पेपर बैलेट भी हो सकता है कि 2 गुंडे बूथ में जाके ठप्पे मार सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि दोनों में लार्ज स्केल पे कौन सा आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। मतलब क्या लोकसभा का इलेक्शन जब होगा तब करीब 10-11 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा, तो क्या मुमकिन है सीआईए या ऐसी कोई बड़ी संस्था के लिए कि वो 1-2 लाख ईवीएम में मैनिपुलेशन कर सके और उसका मीडिया में उसके बारे में ना आए, अदालत उसके बारे में कुछ ना करे इस तरह से? तो पहले तो कहे कि क्या 1-2 लाख पेपर बैलेट वाले बूथ मैनिपुलेट हो सकते हैं? वो नामुमकिन है, क्योंकि एक बूथ को मैनिपुलेट करने के लिए 2-4 गुंडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 लाख बूथ में यदि बोगस वोटिंग करानी है तो 2 से 4 लाख गुंडे चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं है। लेकिन ईवीएम में जो मेन पॉइंट है, क्यों मैं ईवीएम का विरोधी हूँ, और ऐसा नहीं है कि ईवीएम का विरोधी आज हूँ, मैंने ईवीएम का विरोध 1989 से शुरू किया था जब मैं आईआईटी के 3rd ईयर 4th ईयर में था, और उसके बाद मैंने पहला एडवर्टाइजमेंट दिया जुलाई 2010 में इंडियन एक्सप्रेस में। उसका लिंक भी आपको मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मिल जाएगा। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट मैंने दिया अक्टूबर 2012 में गुजरात समाचार में। अब और इसमें तो ईवीएम का विरोध तो काफ़ी सालों से है। जो मैं बता रहा हूँ वो ये वीडियो जो बनाया हरि प्रसाद का, वो 2010 में बना था और उसके बाद हरि प्रसाद को जेल की सज़ा हुई। तो पॉइंट मेरा एक्सप्लेन करने का ये है कि ईवीएम में ये मुमकिन है कि ऊपर के 10-12 लोग और उनका ग्राउंड स्टाफ हो 200-300 लोगों का, वो एक साथ लाखों ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं और किस तरह से कि पता भी ना चले। तो क्या कितने तरीके हैं? काफ़ी सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने जो बताया था। ये हरिप्रसाद वाला तरीका सिंपल है। तो आइए हम हरिप्रसाद के वीडियो को देखते हैं। आपको हरिप्रसाद का वीडियो देखना हो तो इस लिंक पे मिलेगा http://tinyurl.com EVM India 2। आप EVM India 2 टाइप करेंगे तो हरिप्रसाद का वीडियो आ जाएगा। जो पूरा वीडियो है मैं उसके 94 सेकंड के बाद का दिखाता हूँ। आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। ये लिंक आपको 94 सेकंड के बाद ले जाएगा। अब आपके सामने जो ईवीएम है वो एक असली ईवीएम है, जो कि हरिप्रसाद ने पुणे के कलेक्टर की कचहरी से चुराया था। मतलब वो उस इल्ज़ाम के लिए जेल में भेजा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था कि उनको 2-5 हज़ार कमाने थे ईवीएम चुरा के। उनको दिखाना था कि कैसे ईवीएम बड़े पैमाने पे मैनिपुलेट हो सकता है। तो ये वीडियो 2010 में बना है और इसके अभी तक में व्यू कितने हुए? सिर्फ 1.5 लाख। वो क्यों सिर्फ 1.5 लाख हुए वो मैं बाद में बताता हूँ। तो अब हम इस वीडियो को देखते हैं। ये एक असली ईवीएम है जो कि पुणे की कलेक्टर की कचहरी से चुराया गया। अब हरिप्रसाद का वीडियो आगे देखते हैं कि उसमें हर एक कैंडिडेट को 3-3 वोट दिए। आप देखते हैं कि इसमें हर एक कैंडिडेट को ये 3-3 वोट दे रहा है। और अब काउंटिंग होती है, तो आप काउंटिंग में देख सकते हैं कि काउंटिंग में पहले उम्मीदवार को 7 वोट मिले। तो ये एक असली ईवीएम है जिसमें पहले उम्मीदवार को 7 वोट मिले। हर एक को 3-3 वोट दिए थे, लेकिन पहले उम्मीदवार को 7 वोट दिए और बाकी उम्मीदवारों को सिर्फ 2-2 वोट मिले। कैंडिडेट नंबर 2 को 2 वोट मिले, कैंडिडेट नंबर 3 को सिर्फ 2 वोट मिले, 4 को भी 2 वोट मिले और 5 को भी 2 वोट मिले। यानी तो कैसे चोरी की, कैसे सर्किट मैनिपुलेट किया, ये हरिप्रसाद बता रहे हैं कि जो ईवीएम है वो उन्होंने खोला। ईवीएम खोलने के बाद उन्होंने क्या किया कि ईवीएम खोलने के बाद ईवीएम का जो ओरिजिनल डिस्प्ले है वो निकाल दिया और जो नकली डिस्प्ले था, दूसरा डुप्लीकेट डिस्प्ले था,
वो लगा दिया और फिर ईवीएम बंद कर दिया। अब ये ओरिजिनल डिस्प्ले है और ये नकली डिस्प्ले है। दोनों में फर्क क्या है कि जो नकली डिस्प्ले है, डुप्लीकेट डिस्प्ले है, वो बाहर से ऐसा ही दिखता है। काला रिबन उन्होंने जानबूझ के अलग डाला है कि उसके अंदर उन्होंने एक एक्स्ट्रा चिप डाला है जो कि काउंट बदल देता है, और एक दूसरा चिप डाला है, ये जो चिप है वो रेडियो सिग्नल से कमांड लेता है। इन्होंने बहुत जल्दी में सस्ता सा चिप बनाया, इसलिए ये ब्लूटूथ पे काम करता है, लेकिन कोई चाहे तो ऐसा भी चिप बना सकता है कि जो 1 किलोमीटर दूर से रेडियो सिग्नल से कमांड ले। तो ये जो डिस्प्ले है उसमें ये जो पोर्शन है वो रेडियो सिग्नल से कमांड लेता है। कमांड क्या लेता है? वो 2 पैरामीटर लेगा, कैंडिडेट नंबर कि भाई कैंडिडेट नंबर 2 और परसेंटेज कि 30% या 35%, तो वो सबके वोट 30% कम कर देगा और कैंडिडेट नंबर 2 को वो एक्स्ट्रा वोट दे देगा। अब एक तर्क आता है कि भाई जब इलेक्शन चल रहा है तब क्या कोई बूथ के अंदर जाके इस तरह से सर्किट थोड़ा बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो फिर लाखों ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है? इस टेक्निक से हो सकती है। कैसे कि ईवीएम बनते कहाँ हैं? सारे ईवीएम हिंदुस्तान के बेंगलोर और हैदराबाद 2 जगह बनते हैं, और वहाँ से कलेक्टर की कचहरी में पूरे देश में ट्रकों के द्वारा शिप किए जाते हैं। जैसे मान लो अहमदाबाद का कलेक्टर कहे कि उसे 400 ईवीएम चाहिए, तो बेंगलोर से एक ट्रक निकलेगा जिसमें 400-500 ईवीएम होंगे और वो अहमदाबाद जाएगा। अब ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने हाथ में ले सकता हूं यदि बड़े लोगों से कॉन्ट्रैक्ट है मेरे। तो कैसे कि मान लो ट्रक पहुंचाने का एक्चुअल कॉस्ट आता है 40,000 रुपया, तो कोई ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार आदमी है, वो टेंडर भरेगा 45 का, कोई टेंडर भरेगा 50 का, और मैं टेंडर भरूंगा 30,000 का बिलो कॉस्ट। तो ट्रकिंग का टेंडर मुझे मिल जाएगा। अब 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वो 500 ईवीएम मेरी कस्टडी में है, तो मैं एक आदमी को बिठा सकता हूं उसमें कि जो 3-4 घंटे में सारे ईवीएम खोल के 400 के 400 ईवीएम खोल के ये डिस्प्ले बदल देगा। अब डिस्प्ले बदलने के बाद अब ये घटना हो रही है इलेक्शन के 4-5 महीने पहले। तब ईवीएम पे कोई सील नहीं होता। ईवीएम पे सील लगता है इलेक्शन वोटिंग के 15 दिन पहले, वोटिंग से के पहले कोई मतलब 4 महीने पहले, 5 महीने पहले किसी तरह का सील नहीं होता। तो खोल के मैंने बदल दिया। अब कलेक्टर की कचहरी में कोई चेक नहीं करता कि डिस्प्ले किसी ने बदला या नहीं। कोई ईवीएम खोल के एक एक कंपोनेंट चेक नहीं करता। वो सिर्फ ऊपर की यूज़र टेस्टिंग करते हैं कि भाई 2-4 कैंडिडेट को वोट देंगे, बदलेंगे। अब रिमोट कंट्रोल से मैंने कोई कमांड नहीं भेजा है तो ईवीएम किसी के वोट नहीं बदलने वाला। अब बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन कैसे हो सकती है कि मान लो अहमदाबाद का इलेक्शन हो गया। अब अहमदाबाद में 2000 करीब सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आजकल 1500-2000 जितने ईवीएम यूज़ होते हैं। सारे ईवीएम जो 2000 ईवीएम इलेक्शन में यूज होते हैं वो कलेक्टर की कचहरी में बंद है। और मैं एक पावरफुल सेंडर के साथ कोई ट्रक में जाता हूं और ईवीएम को कमांड भेजता हूं। 1 किलोमीटर दूर से भी रेडियो सिग्नल है, वो 1 किलोमीटर दूर से भी भेजा जा सकता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये टावर से बात करता है, तो मोबाइल फ़ोन और टावर में कितना डिस्टेंस होता है? कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी हो सकता है। तो भी आपका मोबाइल फ़ोन जो सिग्नल भेजता है वो 1 किलोमीटर दूर टावर को मिल जाता है। और यहाँ तो काफ़ी बड़ा सिग्नल होता है क्योंकि ये पूरा वॉइस कैरी करता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ सिग्नल में 2 पैरामीटर भेजने हैं, तो इसको लिए मामूली सिग्नल चाहिए। मतलब रिसीवर की कभी रेंज नहीं होती, रेंज हमेशा सेंडर की होती है। यदि सेंडर में पावरफुल इलेक्ट्रिक सर्किट है, बैटरी का मतलब उसका पावरफुल पावर सप्लाई है, तो वो प्रैक्टिकली चाहे उतनी दूर सैटेलाइट तक भी सिग्नल भेज सकता है। तो अब हमें इतनी दूर सैटेलाइट जितनी सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो बड़ा एंटेना वगैरह चाहिए। हमें तो सिर्फ 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे जो डिस्प्ले में ये चिप है उसको कमांड भेजना है। तो मान लो कलेक्टर की कचहरी में, ये कलेक्टर की कचहरी है और यहाँ पे 100-200 ईवीएम पड़े, यहाँ पे गेट है और यहाँ पे कोई ट्रक दूसरा वैन आती है और वैन सिग्नल भेजती है कि भाई कैंडिडेट नंबर 2 को सारे सबके वोट 30% कम कर दो और कैंडिडेट नंबर 2 को सारे एक्स्ट्रा वोट दे दो। तो एक ही सेकंड के अंदर, आधे सेकंड के अंदर जो 400, 500, 1000 ईवीएम में ये डिस्प्ले लगा है वो एक ही सेकंड में सारे वोट बदल देंगे। मतलब कि ईवीएम में जिस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है
वो गुंडों से कई गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। अब मान लो मुझे 500 बूथ में बोगस वोटिंग करानी है तो मुझे मिनिमम 1000 गुंडे चाहिए, और पूरे देश में यदि मुझे 1 लाख बूथ में, क्योंकि पूरे देश में करीब 10-11 लोग बूथ होते हैं लोकसभा का इलेक्शन जब होता है तो मुझे 1 लाख बूथ में यदि मैनिपुलेशन करना है तो मुझे 2 लाख गुंडे चाहिए, 3 लाख गुंडे चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना स्टाफ मुझे चाहिए, ऊपर के 10-12 लोग, और ट्रक में डिस्प्ले बदलने के लिए 200-300 लोग मैक्सिमम, क्योंकि सारे ट्रक एक साथ नहीं जाते। एक ट्रक अहमदाबाद गया, फिर वही ट्रक वापस आएगा, फिर वो बॉम्बे जाएगा, फिर 10-15 ट्रक है, उनमें से एक बॉम्बे गया, एक दिल्ली गया, एक इधर गया। तो इस तरह से 100-200 आदमियों के द्वारा 1-2 लाख ईवीएम में, और मेरे पास 2-3-4 महीने हैं, ऐसा नहीं कि सारे डिस्प्ले एक ही दिन में बदलने, तो इस तरह से डिस्प्ले बदले जा सकते हैं। अब ये काम कौन कर सकता है भारत के अंदर? तो ये काम भारत के अंदर कांग्रेस बीजेपी की करने की कोई औकात नहीं है। मैं साफ बोलता हूँ, इन लोगों की कोई औकात नहीं है कि ये इतना काम कर सके और काम करने के बाद दबा सके। ये वीडियो 7 साल से यूट्यूब पे है, किसी चैनल वाले की हिम्मत नहीं है कि इस वीडियो को पूरा दिखाए और इस तरह से एक्सप्लेन करे। जो मेन कंसेप्ट है कि ट्रक के अंदर सर्किट बदले जा सकते हैं, वो क्या दिखाते हैं कि इस तरह से सर्किट बदले जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन चल रहा है तब कौन सर्किट बदलने जाएगा? नामुमकिन है। पर जो मुमकिन पार्ट यह है कि जब ईवीएम बेंगलोर से कलेक्टर की कचहरी में ट्रक में जा रहा था, तब 500-600 ईवीएम का कोई चौकीदारी नहीं कर रहा 2-5 लोगों के सिवा, और तब सर्किट बदले जा सकते हैं। किसी चैनल ने इस तरह से अपने श्रोताओं को, व्यूअर्स को, ये लिंक नहीं दिया कि भाई इस लिंक पे आप पूरा ईवीएम का वीडियो देखिए। और इसीलिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद 7 साल से पड़ा हुआ है, तो भी इसके सिर्फ 1.5 लाख व्यू है। किसी पार्टी के नेता ने, अभी मुझे पार्टियों का नाम नहीं लेना क्योंकि ये बेसिकली मैं पार्टी न्यूट्रल रखना चाहता हूं पूरा वीडियो, लेकिन किसी पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कहे कि आप ये वीडियो देखो और दूसरों को ये वीडियो। किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि अपने ट्विटर पेज पे इस वीडियो का लिंक रखे, क्योंकि तो इस तरह से सारे टीवी चैनल को दबाने का काम सिर्फ अमेरिका के, ब्रिटेन के धनिक ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे चैनल में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आज मान लो इस तरह से कांग्रेस ने मैनिपुलेट किया होता 2009 में, या उसके पहले, या उसके बाद 2004 में, तो बीजेपी के पास बहुत सारे टीवी चैनल है जो कि ये वीडियो को दिखा देते हैं। बीजेपी ने क्या होता था, कांग्रेस के पास भी बहुत सारे टीवी चैनल, लेकिन यदि सीआईए करती है और अमेरिका के धनिकों का आदेश आता है कि एक भी टीवी चैनल इसको नहीं दिखाएगा, तो एक भी टीवी चैनल इसको नहीं दिखाएगा। तो किसी टीवी चैनल ने इसको दिखाने की हिम्मत नहीं की है। वो बता सकता है कि यदि किसी ने मैनिपुलेट किया है ईवीएम को, तो भारत की किसी पार्टी के नेता का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि हाथ होता तो सामने वाला दूसरा एक्सपोज कर देता। अब क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जो वीवीपैट की बात हो रही है वो बकवास है। वो मेरा दूसरा वीडियो है जो कि एक्सप्लेन करेगा कि वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल व्हाटएवर, जो कि एक प्रिंट आउट निकलता है, वो क्यों बकवास है, वो मैं सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पर ईवीएम का उपयोग शुरू हुआ 1998 में। 1998 से 2010 में ये वीडियो बना। 1998 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके अधिकारी सीईसी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता, और जब किसी ने करके दिखाया तो उस आदमी को जेल में बंद कर दिया। अब जब उसने करके दिखाया तो वो लोग वीवीपैट का कंसेप्ट लेके आए। भाई 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक आपने क्या किया? 15 साल तक क्यों झूठ बोलते रहे कि इसमें ईवीएम में मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता बड़े पैमाने पे? यदि पूरे देश में 10 लाख ईवीएम है और 10 लाख में से 2, 5, 10, 50, मैं कहता हूं 1000 ईवीएम में भी यदि मैनिपुलेशन हो सकता है तो मैं कहूंगा सिस्टम सेफ है, क्योंकि 1% मैनिपुलेशन तो शायद पेपर बैलेट में भी हो सकता है, दुनिया की किसी भी सिस्टम में हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि ये टेक्निक के द्वारा लाखों ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये 2010 में क्यों पता चला? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का सैंपल हैकर्स को, इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो भी है, उनको देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये सैंपल हम आपको देंगे ही नहीं, और यदि आपने बाजार में से, या बाजार में तो मिलता ही नहीं है, पर किसी तरह से लेने की कोशिश की तो आपको जेल में बंद करा देंगे। फिर भी हरिप्रसाद जी ने जोखिम उठाया, साहस किया, पूना की कलेक्टर की कचहरी से ईवीएम प्राप्त किया, तो और उन्होंने ये वीडियो बनाया। इसके लिए मेरा एक प्रपोजल है जिसके ऊपर दूसरा वीडियो है, तीसरा, कि हरिप्रसाद जी के लिए हमें पद्मश्री की मांग करनी चाहिए। वो एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो अब
इसमें 2010 तक ये बोलते रहे कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता। जब ये वीडियो आया तो उन्होंने वीवीपैट का कंसेप्ट बनाना शुरू किया, वो भी बकवास है। तो अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सॉल्यूशन क्या है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉल्यूशन ये है कि आप अपने ट्विटर पे जाइए और ये ट्वीट कीजिए $PMO India @PMO India और पाउंड कैंसल ईवीएम। ज़्यादा किस्से कहानी लिखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखिए @PMO India पाउंड कैंसल ईवीएम और ये ट्विटर पे आप लिखिए और आपके जितने साथी हैं उनको भी आप कहिए कि वो भी इस तरह का ट्वीट भेजें। जितने ज़्यादा लोग इसका ट्वीट भेजेंगे उतनी असर पड़ेगी। अब ईवीएम इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं वो डिसाइड फाइनली किसे करना है। इलेक्शन कमीशन को नहीं करना है, हम वोटरों को करना है। इलेक्शन कमीशन वही कर सकता है जो पार्लियामेंट उसको कहती है। जैसे कि 1982 में जब ईवीएम का पहली बार उपयोग हुआ था, 1982 या 86 में भूल गया, तो उसके बाद जजमेंट आया था कि भाई जब तक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सुधार नहीं होता, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हर जगह बैलेट पेपर लिखा है, तब तक इलेक्शन कमीशन ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जो भी अमेरिका की लॉबियां वगैरह थी वो रातों रात सक्रिय हो गई। रातों रात उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, वहां से कानून पास करवा दिया गया कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट आ गया कि इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ कर सकता है और जहाँ जहाँ पेपर बैलेट लिखा है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बराबर माना जाएगा। तो बस वो सेक्शन निकाल दो PRA में से कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो सेक्शन है वो निकाल दो और दूसरा सेक्शन ऐड कर दो कि भाई इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर सकता, उसे सिर्फ फिजिकल पेपर बैलेट ही यूज़ करने पड़ेंगे, तो अपने आप ईवीएम कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां नाटक नौटंकी कर रही है इलेक्शन कमीशन के पास जाने का, वो बकवास है। बीएसपी के पास इतने सारे एमपी है लोकसभा में, राज्यसभा में। आम आदमी पार्टी के पास 4 एमपी है लोकसभा में, वो चाहे तो प्राइवेट मेंबर बिल रख सकते हैं लोकसभा में ईवीएम को कैंसिल करने का, लेकिन उनमें से किसी ने ईवीएम को कैंसिल करने का बिल नहीं रखा। तो इससे प्रूव होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, छोटी बड़ी नई पुरानी, उनको किसी को ईवीएम कैंसिल करने की या तो उनको इंटरेस्ट नहीं है या तो हिम्मत नहीं है या जो भी है। तो जिन लोगों को ईवीएम कैंसिल कराने में इंटरेस्ट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीधा ट्विटर पे जाए और @PMO India कैंसिल ईवीएम टाइप करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो बताए। और इस वीडियो में ये नहीं कहा गया, मैंने जो ट्रक वाला बताया उस वीडियो में इसी तरह से बताया कि एक ईवीएम को कैसे मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कीजिए कि एक तो वीडियो में बताया, लेकिन 1 लाख ईवीएम कैसे मैनिपुलेट हो सकते हैं कि जब ट्रक 200-500 ईवीएम को लेके, 1000 ईवीएम को लेके बेंगलोर से निकलता है और 4 जगह जाता है, 5 जगह जाता है, 10 जगह जाता है, तब वो 1000 ईवीएम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए किसी और की कस्टडी में होते हैं। तो कोई भी CIA का ऑपरेटिव हो इंडिया में, वो ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेके ईवीएम के सर्किट बदल सकता है। तो आप जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों को कन्विंस कीजिए कि ये ट्वीट भेजें। धन्यवाद।